हेलो लिसनर्स, वेलकम टू वॉइस विथ राज। आज मैं बात करने वाला हूँ कलाम साहब के बारे में, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिनको कोई भी धर्म का इंसान कभी हिट नहीं कर पाता है, जिन्होंने इतने सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किया, चाहे साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, चाहे पर्सनल डेवलपमेंट हो, चाहे इंडिया का ओवरऑल ग्रोथ की बात हो, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देश के नाम कर दी। ही वॉज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पहली और आखिरी बार ही देश ने ऐसा प्रेसिडेंट कभी देखा होगा। तो आज हम उनकी बुक ले रहे हैं, इन हिज ओन ऑटोबायोग्राफी, जो उन्होंने खुद लिखी अपनी ज़िंदगी के बारे में, जो कि है द विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। और मैं इस पॉडकास्ट में आपसे बात करूंगा इस बुक के ऐसे 5 लाइफ चेंजिंग अमेजिंग लेसन्स जो आपको नया पर्सपेक्टिव देगी कि अगर ये इंसान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। चलो फिर बिना किसी देरी के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। लर्निंग नंबर 1। ये बात स्टार्ट होती है कलाम साहब की जब वो छोटे से गांव में पैदा होते हैं, कर्नाटक रामेश्वरम के। और नॉर्मल सी ज़िंदगी होती है, नॉर्मल खाना पीना, और पापा उनके मछुआरे होते हैं, मम्मी हाउस मेकर होती है, उनकी एक सिस्टर भी होती है। यंग एज से ही उनके अंदर एक एटिकेट्स, एक डिसिप्लिन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है। उनके अंदर कुछ फैमिली वैल्यूज़ होते हैं, जैसे माँ बाप की सेवा करना, उनकी बातें मानना। वैसे वो एक इस्लाम फैमिली से थे, बट उनके अंदर ये कभी नहीं डाला गया कि इस्लाम ही सब कुछ है या बाकी धर्मों से हिट करो। उनको हमेशा से इस्लाम की नॉलेज देने के साथ साथ उनके पापा ने हर चीज़ सिखाने की कोशिश की। स्पिरिचुअल नॉलेज हो, चाहे हर धर्म के बारे में सुनना, जैसे कि हिंदू में जो लोग भजन कीर्तन करते थे उसको भी वो सुनने चले जाते थे। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए हैं बुक के अंदर में, जिनसे बताते हैं कि शुरू से ही वो बहुत वो बताता है कि बचपन से ही वो एक धर्मनिरपेक्ष इंसान रहे हैं। और ये धीरे धीरे उनके दिमाग में इस कदर घर करके चला गया कि उनके अंदर एक बहुत डीप, बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छा वैल्यू सिस्टम क्रिएट हो गया। एथिक्स, मोरालिटी, इंसान के प्रति प्यार रखना, ह्यूमैनिटी की तरफ अच्छा सोचना, सब धर्म को एक नज़र से देखना, स्पिरिचुअल साइड को सीरियस लेना, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप हो गई। तो लर्निंग यही है, दैट क्रिएशन ऑफ डीप वैल्यू सिस्टम फ्रॉम चाइल्डहुड। लर्निंग नंबर 2। कलाम साहब ना पढ़ने में अच्छे थे, उनको हाई स्कूल में अच्छा दाखिला मिल गया था और मेहनत बहुत करते थे। बचपन में जब पैसे कम पड़ गए थे तो साइकिल पे जाके पेपर भी बांटते थे। बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है। लेकिन जब उन्होंने बीएससी कंप्लीट कर लिया फिजिक्स में, तो उनको दिखा कि उनका बहुत ज़्यादा रुचि हो रखा है इंजीनियरिंग की तरफ। तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया, बहुत कुछ मेहनत किया और उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को निकाल लिया। उस वक्त मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक बहुत ही उम्दा किस्म की यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, जिसमें दाखिला होना बहुत मुश्किल है। पर उन्होंने जैसे तैसे तो निकाल लिया। लेकिन दिक्कत ये आई कि जब उनका वो निकल गया तो मुश्किल हुई दाखिला में, क्योंकि उस वक्त उस पैसे के अकॉर्डिंग दाखिला करवाना बहुत मुश्किल था मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं शायद नहीं जाऊंगा, छोड़ देता हूं मैं। लेकिन उनकी बहन शायद उनके अंदर के एक भविष्य वाले इंसान को देख पा रही थी, जो कुछ बदलाव लाने के लिए पैदा हुआ था। उन्होंने, उनकी बहन यानी, उन्होंने अपना कंगन बेच दिया सोने का और उनके लिए पैसे जोड़कर बोला, कोई बात नहीं कलाम, जब तू कमा लेना मुझे वापस कर देना। और ये बात कलाम सर आज तक नहीं भूल पाए और इस चीज़ को बताते हैं किताबों के अंदर कि वो कितने भावुक हो गए। दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर रोने लगे और कलाम साहब उस दिन को नहीं भूल सके, क्योंकि उसके बाद ही उनकी ज़िंदगी बदलने लगी, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे कॉलेज के अंदर दाखिला ले लिया था। तो यहाँ की लर्निंग यही है, दैट नो वन कैन रिप्लेस फैमिली। हो सकता है आपके भी अनबन होते हो, आपका बात नहीं बनता हो, पर याद रखना कि एट द एंड वो फैमिली है, वो आपके बारे में बुरा नहीं चाहती है। बस वो डरती है समाज के कुछ रूल से, चीज़ों से, जो या जिन चीज़ों से वो गुजर चुकी हैं, और वो नहीं चाहती है कि आप भी उन मुसीबतों को फिर से देखें। इसीलिए वो आपकी सेफ्टी चाहती है। बट फैमिली को रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमारे सबसे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं, जहाँ पूरी दुनिया साथ छोड़ने को तैयार होती है। लर्निंग नंबर 3। कलाम साहब की ज़िंदगी आगे बढ़ने लगती है। बहुत अच्छा वो करते हैं, कॉलेज में जाके पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाते हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है उस मुसीबत वाले वक्त के बाद। उनके पास 2 डिसीज़न आते हैं जब वो फाइनल ईयर में आते हैं। या तो उनको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना था, या दूसरा
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को ही आगे परस्यू करते हुए उसमें आगे करियर बनाना था। लेकिन कलाम साहब की बहुत रुचि थी देश की सेवा करने में, और हर इंसान की कहीं ना कहीं डीप में होती है। कलाम साहब भी चाहते थे कि एयरफोर्स में ज्वाइन करके देश की सेवा करूं, पर बहुत ज़्यादा तैयारी की, बहुत लोग के साथ वो इंटरव्यू में बैठे, और मुझे याद है कि कुछ लोग बैठे थे और उसमें से 7 या 8 लोगों का हो गया, लेकिन कलाम साहब 8वें या 9वें नंबर पे थे, पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। बहुत रोए, अपनी बहन के पास जाकर रोए, बोले कि इतना मेहनत किया था इसी दिन के लिए, देश की सेवा करना चाहता था, बट क्या हो गया ये। बहुत बुरा उनको लगा अंदर से कि अब क्या होगा, कुछ नहीं उम्मीद बची। फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कुछ दिन के लिए अपने कामों को पॉज करके या थाम कर ऋषिकेश चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनको अपने सवालों का जवाब ऋषिकेश में ही मिल सकता है। वहाँ चले गए और वहाँ पर एक बहुत बड़े साधु से मिलते हैं, जिनका वहाँ के बहुत लोग स्पिरिचुअल टीचर भी कहते हैं, जिनका नाम था शिवानंदा, स्वामी शिवानंदा। उनसे मिलने के बाद शिवानंदा उनको बहुत कुछ सिखाते हैं ज़िंदगी में, कि एक लर्निंग बताते हैं कि भाग्य में जो कुछ लिखा है वो होकर रहेगा, तो इतना मत सोचो, बस अपना काम करते रहो, जो मिलना है वो ज़रूर मिलेगा। तो ये सब बातें सुनने के बाद कलाम सर को लगा कि मेरा काम तो है बस मेहनत किए जाना, जो भगवत गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकार सही माँ फलेषु कदाचना। आप कर्म किए जाओ, फल तो आना ही है, क्योंकि कर्म का जो मज़ा है, प्रोसेस का जो मज़ा है, लर्निंग का जो मज़ा है, वो आपसे कोई नहीं ले सकता है, और सक्सेस और मनी विल बिकम जस्ट अ बाई प्रोडक्ट। इतना सब होने के बाद कलाम साहब ने सोचा कि अब मैं ज़िंदगी को फिर से शुरुआत करूँगा, और ये सब करने के बाद, अच्छे से वक्त बिताने के बाद ऋषिकेश में वो वापस घर की तरफ आए और फिर से ज्वाइन कर लिया डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एज अ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। बहुत हाई पोस्ट थी, भले उनका मन नहीं था, लेकिन वो एक अंदर में मिशन बना चुके थे कि अब देश के लिए कुछ करना है, कुछ ऐसा बनाना है जो देश ज़िंदगी भर याद रखे। ऐसा कुछ कुछ सोच रहे थे वो बनाने का। फिर कलाम साहब अपनी टीम के साथ मिलकर नए पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर चुके थे। वो उन सारी चीज़ों को भूल चुके थे जो भी उनके साथ हुआ था पास्ट में, चाहे एडमिशन में मुसीबतें आए हों, चाहे बचपन की वो स्ट्रगल हो पैसों की, चाहे उनका एयर स्पेस में या कह लो एयरफोर्स में एडमिशन नहीं होना, सबको वो भूल चुके थे और अब नई तरीके से ज़िंदगी को शुरुआत कर रहे थे। और शायद ज़िंदगी का मतलब ही तो यही होता है। हमारे साथ तो बहुत कुछ होता है, बट हम कैसे उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारा डिसीजन हमारे हाथ में होता है। फिर अपनी टीम के साथ काम शुरू कर दिया एक नंदी प्रोजेक्ट के ऊपर। बहुत मेहनत किया एक मिसाइल के जैसा कुछ बनाने का, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उस चीज़ को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया और बोला कि बिल्कुल ही अच्छी नहीं चीज़ है, इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं हम। फिर से कलाम साहब बहुत डिसअपॉइंट हुए बहुत मेहनत करने के बाद, लेकिन उनको फिर से अपने शिवानंदा साहब की, शिवानंदा योगा टीचर की बात याद आई। सर्टेन इवेंट्स मे बी आउट ऑफ योर कंट्रोल इन लाइफ एंड यू शुड नॉट टेक देम पर्सनली। कुछ चीज़ें आपकी हाथों में नहीं है, कुछ चीज़ें आप कितना भी प्रयास करोगे शायद आपको कभी नहीं मिलेगी, लेकिन यही तो ज़िंदगी है, चलती का नाम ज़िंदगी। तो यहाँ पर लर्निंग ये है दैट फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप किसी भी एक्टर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, किसी जिसको भी आप प्रेस करते हो, जिसकी सराहना करते हो, उसको इमेजिन करो और उसके लिस्ट ऑफ फेलियर्स देखो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, शाहरुख खान हो, या एलॉन मस्क हो, या कोई भी अमन दत्तरवाल जो फेवरेट यूट्यूबर है बहुत लोग के, या बहुत ऐसे लोग हैं, मैं बस रैंडमली नाम याद करके आपको बता रहा हूँ। तो इन सब के आप लाइफ जब भी पढ़ोगे समझोगे, आपको लगेगा कि कितना फेलियर्स है। तो फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। लर्निंग नंबर 4, जैसा कि हम देख रहे हैं कंटिन्यू अभी तक स्टोरी में कि कलाम साहब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मुश्किलों के बाद, नंदी पे काम करने के बाद वो फेल हो जाती है। बट जानते हो ना कि जब आप मेहनत करते हो तो मेहनत अगर रिजल्ट नहीं लाती, लेकिन अपने प्रोसेस में बहुत कुछ सीखा है। एक इंसान अगर जिम जा रहा है 10 साल से तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन प्रोसेस में उसने बहुत कुछ सीख लिया है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। तो कलाम साहब ने भी बहुत कुछ सीख लिया था और इनकी बातों को बहुत लोग नोटिस कर रहे थे। ये धीरे धीरे मीडिया में आने लगे थे, इंटरव्यू में आने लगे थे। तो उस वक्त वो मिलते हैं और जिनके साथ उनका इंटरव्यू होता है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम मिस्टर प्रोफेसर साराभाई। यस, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी कलाम साहब को सीधा मिल जाता है। साराभाई को हम सब जानते हैं कितने बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जब भी इंडियन स्पेस की बात होती है। और जैसे ही वो उनके साथ मिल गए, साराभाई को कलाम साहब बहुत पसंद है। उनकी डीप थिंकिंग, उनका पर्सपेक्टिव, उनका विज़न देश के लिए एक सुपर पावर बनाने में, बहुत चीज़ों के लिए हुआ।
तो सारा भाई ने पूरी फंडिंग की, बहुत कुछ हेल्प किया और कलाम साहब को बोला कि इस तरह आप शुरुआत कर सकते हैं, और बहुत सारे फंडिंग के पैसे भी जनरेट किए उनके लिए। और फिर उन्होंने मिलकर काम किया अग्नि मिसाइल के ऊपर में, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, अग्नि 5। और बहुत मेहनत करने के बाद अग्नि एक बार फिर से फेल हो गई, लेकिन फिर से उसके ऊपर कुछ चेंजेस किए गए, रिनोवेशन करने गए, तो बहुत कुछ चेंजेस करने के बाद वो कम्प्लीटली बन गई और उसका लॉन्च हो गया। ये देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव दिन था। पूरा देश एक नए नज़रिए से कलाम साहब को देख रहा था, सारा भाई को देख रहा था, उम्मीद को देख रहा था। हम न्यूक्लियर पावर की तरह निकल कर आ रहे थे, हम एक अलग पावर बन रहे थे उस दिन, और सब कुछ विटनेस हो रहा था कलाम साहब के नज़र से। और ये सब होने के बाद जब भारत को एक अलग पोजीशन मिलने लगी, रॉकेट्स में, लॉन्चिंग में, एक अलग टेक्नोलॉजी में, बहुत सारे देश जब इंडिया की तारीफ़ कर रहे थे, भारत की तारीफ़ कर रहे थे, तो आंखों में आंसू थे सारा भाई के और कलाम साहब के, जो उन्होंने हासिल किया था। और इसके लिए भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण से भी नवाजा, जो कि सेकंड बेस्ट ऑनररी अवार्ड है इंडिया के अंदर में, जिसको कह सकते हो सिविलियन अवार्ड। तो यहाँ पर लर्निंग ये आती है दैट वी कैन क्रिएट आवर ओन लक। बहुत बार हमें बोला जाता है कि हम अपनी किस्मत नहीं बना सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ऊपर से लिख कर आता है, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लेकिन किस्मत आपने देखा कैसे कलाम साहब ने बनाया। मैं मानता हूँ किस्मत के 4 इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, एक बार आप सुन लो। पहला, माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है? जैसे कलाम साहब हमेशा जिद्दी थे, उनको सीखना था, उनको हमेशा कुछ नया करना था, देश के लिए विजन था, माइंडसेट बहुत स्ट्रांग था। फिर आती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में बहुत अच्छे थे, बहुत सारे मेहनत किए, बहुत सारे फेलियर्स के बाद भी वो सीख रहे थे मिसाइल कैसे बनते हैं, रॉकेट्स कैसे बनते हैं, इसके पीछे की रॉकेट साइंस क्या है, सब कुछ सीख रहे थे। फिर आता है हमारा एक्शन टेकिंग। हमारे कलाम साहब एक्शन लेने में पीछे नहीं थे, अच्छे टीम बनाना, अच्छे आइडियाज़ निकालना, फेलियर्स होने के बाद भी डिसीजन लेना, कुछ कोई नई चीज़ों के बारे में सोचना, सब पे काम कर रहे थे। और चौथा होता है अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थे सारा भाई। यहाँ कलाम साहब एक्शन ले रहे थे, माइंडसेट से स्ट्रांग थे, प्रिपेयर कर रहे थे, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली सारा भाई के साथ, पूरी लक, पूरी किस्मत, पूरी कहानी बदल गई। इसीलिए कहते हैं कि हर कोई अपनी किस्मत बना सकता है अगर वो चाहे तो। लर्निंग नंबर 5, ये कहानी आपको ये बताएगी कि कैसे एक इंसान, चाहे आपकी नज़र में कितना ही बड़ा दिखता हो, कितना ही बड़ा हो, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई होती क्या है, जो हमें कभी नहीं दिखता है। जो बोलते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग पर दिख रहा है, लेकिन पूरे आइसबर्ग का नीचे का बेस हमें कभी नहीं दिखता। कलाम साहब के बारे में सब कहते थे बहुत ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल के, बहुत बार लोगों से उनकी बनती भी नहीं थी, बहुत बार तो नहीं लेकिन कभी कभी, क्योंकि डिसिप्लिन को लेके कलाम साहब बोलते थे ये वक्त ये होगा तो ये होकर रहेगा, और बहुत लोग बोलते थे इतना डिसिप्लिन होने की क्या ज़रूरत है। बट वो मानते थे कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से होती है, सेल्फ डिसिप्लिन, जिसको बोलते हैं अनुशासन, मतलब खुद पर शासन। और जिस टेबल पे वो काम करते थे बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होता था। टेबल पे सिर्फ कुछ पेपर्स, पेन और पीने का पानी, बस, ज़्यादा नहीं। वो बिलीव करते थे जितना साफ एरिया होता है उतना माइंड प्रोडक्टिव होता है, उतना माइंड फोकस रहता है, डिस्ट्रैक्टेड या अनक्लटर्ड नहीं रहता है। और उन्होंने कभी जीवन में अपनी शादी नहीं की। उनका अपना नज़रिया है, वो कहते थे कि मुझे काम में इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा कि मुझे वक्त ही नहीं मिला ये सोचने का कि मेरी शादी भी होनी ज़रूरी है। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी। तो इस तरह का डेडिकेशन था, इस तरह का पैशन था, इस तरह का डिसिप्लिन था। वो बहुत मानते थे कि जब भी बात हो, शार्पन द सॉ। मतलब जो बात अब्राहम लिंकन सर ने कही थी यूएस में, कि अगर आपको एक पेड़ काटना है तो पेड़ काटने में अगर आपके पास 6 घंटे तो 4 घंटे अपने औजार को तेज़ करने में लगाओ, 2 घंटा सिर्फ काटने में। लेकिन लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, 4 घंटा काटते हैं और तेज़ करते हैं औजार को 1 या 1.5 घंटे बस। मतलब क्या है, अपने स्किल्स को, अपने डिसिप्लिन को, अपने नॉलेज को इतना ज़्यादा बढ़ा लो कि मौका मिलते ही फिर आप तुरंत उसका फ़ायदा उठा सको। तो इसमें लर्निंग यही है कि लिव फॉर पीपल एंड क्रिएट अ डेंट। मतलब कि ऐसा काम करो, ऐसा डिसिप्लिन के साथ काम करो कि दुनिया आपको याद रखे। क्योंकि खा पी के, सेक्स करके, चीप एंटरटेनमेंट लेके तो एक जानवर भी मर रहा है, फिर हम अलग कैसे हुए, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं जो बात कवर बुक में नहीं हुई थी, कि कलाम साहब इतने काम में बिजी थे, इतना अच्छा प्रोडक्टिव काम करते थे, देश के बारे में सोचते थे, यूथ को प्रमोट करते थे, बताते कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। ये करते करते वो एक बार एक स्पीच दे रहे थे कॉलेज के अंदर में, और स्पीच देते ही देते उनको हार्ट अटैक यानी कार्डियक अरेस्ट आ गया स्टेज पर ही, और वो चल बसे। मतलब इस तरह का पैशन, इस तरह का देशभक्ति शायद ही कोई देख पाता है। एक ऐसा इंसान जिसने सारे मजहबों के सिद्धांतों को तोड़ते हुए अपने रूल्स बनाए, दुनिया उनकी दीवानी बन गई, और ऐसा छाप छोड़ा कि आज तक हम उनको नहीं भूल पा रहे हैं। आज तक
जब भी किसी अच्छे प्रेसिडेंट की, एक अच्छे इंसान की, एक नागरिक की बात होती है, हम कलाम साहब को सबसे आगे रखते हैं। और शायद ही भारत का कोई व्यक्ति, कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, उनसे हेट करता हो। तो ये थे महान कलाम साहब। और अगर इनके जीवनी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तो एक बार ज़रूर पढ़ना। बहुत ज़्यादा डीप लर्निंग है जो आपको सिखाएगी कि ज़िंदगी में क्या कुछ किया जा सकता है अगर सिर्फ आपका विज़न बड़ा हो। आप अच्छे दिखते हो नहीं हो, आपकी हाइट अच्छी है नहीं है, कुछ भी है, अगर विज़न बड़ा हो तो कैसा लगा पॉडकास्ट? लाइक करके ज़रूर बताना। कमेंट भी कर सकते हो अगर अगली बार किसी टॉपिक पे आपको पॉडकास्ट चाहिए तो। पहली बार आए हो चैनल पे या स्पॉटिफाई या कहीं भी देख रहे हो या सुन रहे हो, तो फॉलो या सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे कमाल की लर्निंग देने के लिए। आप शेयर भी कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीक किसी ऐसे ही दमदार बुक लर्निंग के साथ जो मैं कंप्लीट करूँगा और आपके साथ ज़रूर उसकी बेस्ट लर्निंग शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। ARK लॉगिंग आउट।